आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और साल के दौरान काफ़ी बात होती है विदहोल्डिंग टैक्सेस के हवाले से। तो केपीएमजी की ये बहुत अच्छी एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है विदहोल्डिंग टैक्सेस पे, और है भी बिल्कुल अपडेटेड 16 नवंबर 2021 आज के दिन का डॉक्यूमेंट है। और इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा कि अगर आप विदहोल्डिंग करते हैं या विदहोल्डिंग आपसे होती है तो उसकी क्या लॉजिक है। ये विदहोल्डिंग सीरीज़ हम कर रहे हैं और आप इसके मल्टीपल पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो है स्टार्ट करते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, जिसको एडवांस टैक्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको जब आप करते हैं तो आपसे टैक्स विदहोल्ड होगा। जैसे पहली एग्जांपल हम देखेंगे इंपोर्ट्स की। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपसे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा। और जो सबसे इसमें डिफ़िकल्ट बात होती है विदहोल्डिंग टैक्सेस में, वो ये होती है जो यहाँ बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंपोर्ट्स पे, आया वो मिनिमम टैक्स है, यानी कि इस टैक्स के अलावा भी आपको फिर बाद में, क्योंकि विदहोल्डिंग होती है साल के दौरान, तो इस वक्त टैक्स ईयर 2022 चल रहा है जो 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2022 को ख़त्म होगा। तो अब टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से अगर आप कोई इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो आपसे टैक्स डिडक्ट होगा। तो सवाल यह है कि आया ये मिनिमम टैक्स है, जिसका मतलब है ये टैक्स तो आपसे सपोज करे 100 रुपीज़ विदहोल्ड हो गया इंपोर्ट के टाइम। अब आगे जब 30 जून 2022 के बाद आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई अगस्त में, तो उस टाइम आपको मज़ीद इंपोर्ट पे या किसी और ट्रांजैक्शन पे, जैसे यहाँ सैलरीज़ हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो अगर मिनिमम टैक्स है तो मिनिमम टैक्स का मतलब है कि आपको मज़ीद पे करना होगा, बशर्ते आपका प्रॉफिट हो इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि बेसिकली इंपोर्ट करना तो आपका एक्सपेंस है, लेकिन इस इंपोर्ट के अगेंस्ट जब आप इसी प्रोडक्ट को दोबारा रीसेल करेंगे तो उस पर जो प्रॉफिट होगा उसकी भी टैक्सेशन होगी। और यहाँ बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं डिफरेंट। तो लोग पूछते रहते हैं कि जी ये कौन से सिनेरियो में हम फॉल करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में बड़ी अच्छी बात यह है कि वो सेक्शन भी बता रहे हैं, पेमेंट का टाइप भी बता रहे हैं, फिर ये भी बता रहे हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर जो होंगे और जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर होंगे उनके हवाले से रेट्स क्या होंगे। और फिर जो इम्पोर्टेंट बात है कि विदहोल्डिंग किससे हो रही है, इंडिविजुअल से हो रही है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से हो रही है जिसमें नॉर्मली पार्टनरशिप वगैरह बिजनेस आते हैं, या कॉरपोरेट सेक्टर में हो रहा है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वगैरह आते हैं। और ये डिडक्शन करेगा कौन। और एक चीज़ और ऐड कर दूं कि डिडक्शन करने के बाद ये जो डिडक्टिंग अथॉरिटी है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको नॉर्मली विदहोल्डिंग टैक्स रेट भी कहा जाता है, टैक्स कार्ड भी कहा जाता है। बहुत सारी फर्म्स, जिस तरह ये केपीएमजी टॉप 4 फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ऑडिट फर्म्स, तो वो इसको रेगुलरली पब्लिश करते हैं और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है, अब आपको पता चल गया है ETL से क्या बनता है। अगर वो जिस टाइम डिडक्शन हो रही है, जैसे 16 नवंबर 2021 की ये वीडियो है और आज के दिन डिडक्शन हो रही है और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है, इसकी कई वजह हो सकती हैं। आपने कभी टैक्स फाइलिंग ही नहीं की थी, या आपने अपनी टैक्स फाइलिंग लेट की थी, ड्यू डेट ख़त्म हो गई थी, तो अब आप नॉन एक्टिव हो गए। लेकिन अगर आप रेगुलर टैक्स फाइलर हैं और आप अपनी रेगुलर टैक्स फाइलिंग करते हैं और आप ड्यू डेट की वजह से इनएक्टिव या नॉन फाइलर बन गए, तो आप सिंपली 1000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, 10,000 EOP के केस में और 20,000 का फाइन कंपनी के केस में पे करके विद इन 1 डे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे वापस आ सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये कि कुछ लोग हैं जिनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, और उनसे अगर विद होल्डिंग होती है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो एक लेटर दें जो विद होल्डिंग एजेंट को कि जी हमारी टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं बनेगी और हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर हमें होना ही नहीं चाहिए,
तो उन लोगों के लिए फ़र्क है। वो लोग जिनकी टैक्स एग्जेम्पशन है उनको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना होगा। तो बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर नहीं हो सकते। एक वो जिनको होना ही नहीं चाहिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम ही नहीं है और वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो पैसे भी उनको फैमिली दे रही है, गिफ्ट में मिले हैं वगैरह वगैरह। तो इसीलिए जो है उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं होना, लेकिन उनसे विद होल्डिंग होगी तो वो भी उस विद होल्डिंग को रोक सकते हैं। जो लोग एग्जेम्प्ट हैं वो भी टैक्स एग्जाम्पशन के थ्रू ले सकते हैं, और जिन लोगों के टैक्स लॉसेस आए हैं वो लोग भी जो है क्या कहते हैं विद होल्डिंग को रोक सकते हैं। लेकिन टैक्स लॉसेस वाले और टैक्स एग्जाम्पशन वाले एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर होंगे। जो लोग जिनकी इनकम ही नहीं है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर उनको होने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशन, मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के हवाले से। और स्केड्यूल 10 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जिसमें उन लोगों को प्रोटेक्शन दी गई है जो लोग जेन्युइनली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर नहीं है, और चूँकि उनकी कोई इनकम नहीं है और उनको इस लिस्ट पर ना होने की वजह से पीनलाइज ना करना पड़े। क्योंकि आप नोट करें यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं होंगे, जिन लोगों का नाम भी, जिन पर्सन का भी नाम अपेयर नहीं हो रहा होगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर, उन पे 100% एडिशनल विद होल्डिंग टैक्सेस लिए जाएंगे। तो जिस तरह यहाँ एक पर्सन इंपोर्ट कर रहा है गुड्स क्लासिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ 12th स्केड्यूल, इसका मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो 12th स्केड्यूल है उसके पार्ट 1 में जिस बंदे का नाम दिया हुआ है, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर है तो उससे 1% लिया जाएगा, और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर नहीं है तो उससे 2% ऑफ द इम्पोर्ट वैल्यू टैक्स डिडक्ट होगा एज इंक्रीज्ड बाय कस्टम ड्यूटी। ये मैं फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, लेकिन मकसद ये है कि जो भी रेट्स यहाँ दिए हैं वो डबल हो जाएंगे उन लोगों के लिए जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं आते। और इस पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में अगर मैं थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करूं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे वो लोग आते हैं जिनकी कोई इनकम है और वो टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे, उनको इस तरह से पिनलाइज किया जाएगा। जैसे वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ हैं या रूरल एरियाज़ में हैं जिनकी एग्रीकल्चर इनकम है या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इन केस ऑफ स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ, उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे होना ही नहीं चाहिए, और उनको 10th स्केड्यूल के मुताबिक कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दी है। लेकिन विद होल्डिंग एजेंट्स जो हैं अनअवेयर होते हैं विद होल्डिंग, जैसे इंपोर्ट के केस में ये कलेक्टर ऑफ कस्टम विद होल्डिंग एजेंट है, तो ये अनअवेयर होते हैं, तो उनका केस अलग से फाइट करने की ज़रूरत है, यानी कि उनका केस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का बनता ही नहीं है। ऐसे लोग जो कारोबार कर रहे हैं, सैलरी है, रेंटल इनकम है और उनकी इनकम सोर्सेज हैं और वो फाइलिंग नहीं करें, उनका एक्टिव और नॉन एक्टिव का केस बनता है, और ऐसे लोगों को फाइलर बन जाना चाहिए, क्योंकि जो है फिर उनको ये सारी कॉस्ट जो है ना सेव हो जाएगी। ये विद होल्डिंग पे डबल रेट्स जो उनको पे करने पड़े, जैसे सबसे ज़्यादा जो लोग कंप्लेन करते हैं वो आगे हम देखेंगे गाड़ियों के विद होल्डिंग पे, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी नॉन फाइलर एक्टिव टैक्स पेयर से लिस्ट से हट जाते हैं तो उनको ये पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है कि उनको डबल जो है टैक्स देना पड़ जाता है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन वगैरह पे। तो अक्सर उनका सुनने में आया, लेकिन हर एक सेक्टर में लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, आप इनकम सोर्सेज हैं, सेविंग्स हैं या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टैक्स नेट में आना चाहिए। अगर आप नहीं आ रहे तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये विद होल्डिंग के तहत आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स शायद कट रहा है। तो आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये ब्रीफ ऑन विद होल्डिंग टैक्स रिक्वायरमेंट में मैं जो हूँ, एक तो ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर के हवाले से क्लैरिटी दी, और दूसरा जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसे पहला जो विद होल्डिंग टैक्स रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही है वो सेक्शन 148 में शुरू हो रही है, और उसका थीम है कलेक्शन ऑफ टैक्स एट इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट के टाइम पर टैक्स। लेकिन फिर ऐसे होता है कि सेक्शन 148 के साथ साथ बहुत सारे, एक तो वो पूरा सेक्शन है जो बता रहा है, उसके अंदर भी
मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पोर्टर्स का ज़िक्र है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, और उन इम्पोर्टर्स को डिफरेंट रेट्स विद होल्डिंग के चार्ज किए जा रहे हैं, जिनके पीछे डिफरेंट बैकग्राउंड है जिस वजह से चार्ज किया जा रहा है। और इंपोर्ट्स पर एक टाइम पर ये जो सारे टैक्सेस चार्ज किए जा रहे थे, ये मिनिमम नहीं बल्कि फ़ाइनल टैक्स थे, और कुछ केस में ये एडजस्टेबल भी हैं। एडजस्टेबल का मतलब है एडवांस टैक्स है, जब टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी तो पूरे इस सेल्स और एक्सपेंसेस में से जो प्रॉफिट आएगा उसके अगेंस्ट ये टैक्सेस एडजस्ट होंगे। मिनिमम में ये होगा कि ये टैक्स आप पे लगेगा ज़रूर, बाकी अगर आप प्रॉफिट शो करें, लॉस शो करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा तो इसीलिए इंपोर्ट्स पर एक टाइम तक जो है ऐसा था कि जो टैक्स था वो फाइनल टैक्स था। तो उससे ये हुआ कि हमारी इकॉनमी जो है टोटली इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी होगी। और इसका टाइम पीरियड भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉलिसीज़ तकरीबन आप कह सकते हैं 1990s में बनी। 1990 से लेके ये 2018 तक चली कि आपने एक फ्री हैंड दे दिया, और वो फ्री हैंड ये दिया कि इंपोर्ट के टाइम नॉर्मली 5% टैक्स कट जाता था, और जो चीज़ इंपोर्ट होती थी आगे उस पर जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता था उस पर कोई पूछगछ नहीं थी। 5% आपसे इंपोर्ट के स्टेज पे कट जाता था, और उसके बाद अगर आपने उस पर लाखों करोड़ों रुपए भी कमा दिए तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। तो हमारी इकॉनमी सारी की सारी, ये हमारी गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसीज़ पिछले 30 ईयर्स 35 ईयर्स की इकनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो सारी इंपोर्ट बेस्ड बन गई, जिससे हमारी रुपये की वैल्यू भी डिवैल्यू होती रही। क्योंकि जब आप इतना इंपोर्ट करते हैं और डॉलर देते हैं तो उसके अगेंस्ट आपकी रुपये भी वीक हो जाता है। दूसरी बात है, कोई इंडस्ट्री भी प्रॉपरली खड़ी नहीं हो सकी सवाए कुछ टेक्सटाइल की, और कुछ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो सर्वाइव की हैं। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंपोर्ट गुड्स के सामने नहीं खड़ी हो सकी। एग्जांपल देख लें, चाहे शेविंग ब्लेड्स हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स हैं या कोई खाने पीने की चीज़ें, चूँकि पूरी दुनिया में चीज़ें बहुत हाई स्टैंडर्ड पे बनती हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडस्ट्री जो है ज़्यादा टैक्स पे कर रही थी, ज़्यादा उसकी कॉस्ट थी, और वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो मुल्क में अब एज सच कोई इंडस्ट्री नहीं है, जस्ट बिकॉज के टैक्स में जो है ये पॉलिसी रही थी पहले कि इंपोर्ट पर आप एक 5% पे कर लेते थे। से आपने मेडिसिन मंगाई है, और मेडिसिन जो है आपने 10 करोड़ की यानी 100 मिलियन की मेडिसिन मंगा ली, उस पर आपने 5% टैक्स पे कर दिया। 5% टैक्स का मतलब है आपने उस पर 50 लाख टैक्स पे कर दिया। उसके बाद आप वो 10 करोड़ की मेडिसिन अगर आप उसमें उसको 20-25 करोड़ के प्रॉफिट पर बेचते, तो नॉर्मली 20-25 करोड़ का प्रॉफिट पर आपको कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता, जबकि आपने सिर्फ उस पर 50 लाख रुपए टैक्स दिया होता उस प्रॉफिट पे। तो इस तरीके से दवाइयाँ भी इंपोर्ट होती रहीं, गाड़ियाँ भी इंपोर्ट होती रहीं, फर्नीचर और घर का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने की चीज़ें, और आपकी इकॉनमी भी पिछले 30 सालों में इस तरह इंपोर्ट की इकॉनमी बन, जस्ट बिकॉज ये एक जो है टैक्स के अंदर जिसको कहते हैं ना, एक टैक्स में लूप होल आपने दे दिया था कि जो भी शख्स इंपोर्ट करता वो 5% पे करता, वो उसकी फुल एंड फाइनल टैक्स होता। अब तो फुल एंड फाइनल नहीं है, मिनिमम हो गई है, लेकिन जो है फुल एंड फाइनल होती और उससे टैक्स कटता। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि वो फिर कस्टम वालों के साथ मिल के वो 50 लाख भी पे नहीं करते थे, कस्टम वालों को रिश्वत दे देते थे 20-25 लाख रुपए, और वो उसको किसी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाल के ये 5% भी डिडक्शन नहीं होती थी। तो मुफ्त में टैक्स पे किए बगैर 10 करोड़ की मेडिसिन आना, 10 करोड़ का फर्नीचर आना, और वो फिर 20-30 करोड़ के प्रॉफिट पे बिकना, और उस पे बजाय कि हुकूमत पाकिस्तान को 7-8 करोड़ रुपए मिले और वो फिर आगे स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट वेलफेयर कामों में लगाए, तो सारा टैक्स बच जाता था और लोगों की जेबों में चल जाता था। जो बिजनेसमैन है जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, वो जो है टैक्स से भी बच जाते थे और उनके पास एक लीगल जवाज़ होता था। तो खैर इस गवर्नमेंट ने आके इसको मिनिमम टैक्स किया है, लेकिन इस तरीके से आपकी सारी इकॉनमी का
बेड़ा गर्क हुआ, इंडस्ट्रीज़ भी नहीं बन सकी, जो लोग इस चीज़ की लोकल फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहे थे वो भी सब तबाह हो गए। तो सिंपल सिंपल चीज़ों से, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक एफबीआर का चूना है जो उसने पिछले 30 सालों में लगाया है। तो अगर आप समझ रहे थे कि मैं आपको सिर्फ कानून अब बताऊंगा, तो जो है ना, सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, क्योंकि आपको कानून भी बताएंगे और उस कानून की वजह से आपकी इकॉनमी और आपका फ्यूचर और आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हुई है उसका चूना भी लगाने का क्रेडिट एफबीआर को जाता है। तो इस तरह करके जो है ना, इकॉनमी को इम्पोर्ट बेस्ड बनाया, इम्पोर्ट पे कम से कम फिक्स टैक्स लगा के फ्री हैंड दिया बिजनेसमैन को करोड़ों अरबों रुपए कमाने के लिए। अरबों खरबों रुपए कमा के वो ईज़िली पाकिस्तान से बाहर ले गए। 2018 से पहले पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजना बहुत इजी था, और फिर जो है ना, वापस फ़ौरन रिमिटेंस मंगा के उसको फिर टैक्स फ्री करना बहुत आसान था। तो ये तरीके थे जिसमें एफबीआर भी इन्वॉल्व था और लोग भी होंगे। तो इस तरह एफबीआर ने चूना लगाया, और अरबों रुपए जो लोन्स लिए गए हैं डॉलर्स में, वो अगर टैक्स कलेक्शन पिछले 30 सालों में करेक्टली हो जाती इन्हीं चीज़ों पे, तो जो है क्या कहते हैं, इजी हो जाता। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जहां आपको ये जो टैक्स डिडक्शन है ये भी बताएंगे, और साथ साथ इसकी जो हिस्ट्री है, और आगे फिर हम सैलरीड की भी बात करेंगे। फिर सैलरीड के बाद डिविडेंड्स होगा। बहुत अच्छा उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया, प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह। तो ये सारे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, साथ साथ एफबीआर के चूने भी आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।